नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। संस्कार स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स का सेशन ले रहे थे अपन, तो कोविड-19 के कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए थे अपन ने। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन जो अभी हाल ही में जो करंट अफेयर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक एक करके देखते जाइएगा। और देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अपन कोई भी क्लास भले ही किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े, कोई भी चैनल से पढ़े, अपन जब पढ़ते हैं क्लास को तो अपने को सब कुछ ये लगता है कि ये याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, लेकिन बाद में कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन अवश्य किया कीजिए, ठीक है। तो एक एक करके देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, नाबार्ड का थोड़ा मैं बता दूं आपको। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड देखिए, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक बार फिर से देखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। देखिए, इसकी स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी और ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है। इसके जो हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं नाबार्ड के, उनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंटला। नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन देखिए याद करना है आपको। गोविंदा राजुलू चिंटला ये नाबार्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और नाबार्ड का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव विविधता आप सभी जानते होंगे, जो प्रकृति में जीवों की विभिन्न प्रजातियां जो पाई जाती है उन्हें ही जैव विविधता कहते हैं। तो हमारे भी जैसे भारत में राजस्थान की अगर बात करें तो डूंगरपुर का एक क्षेत्र है। आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कौन सा क्षेत्र है वो, वहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। और साथ ही साथ भारत का जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसकी बात करें अपन, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत की थी यूनाइटेड नेशंस ने, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये जैव विविधता दिवस की शुरुआत की थी। तो कब मनाया जाता है ये? 22 मई को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर अपन बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर जो यूएसए में स्थित है और इसके जो महानिदेशक हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो आरबीआई ने रेपो रेट में हाल ही में 0.40% की कमी की है। देखिए, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंक को कर्ज देता है। जो भी भारत में बैंक है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, जो भी बैंक हैं पब्लिक सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के, उनको जो लोन देता है, कर्ज देता है, वो होती है आरबीआई जो कर्ज देता है वो होती है रेपो रेट। अब जब बाजार में धन अधिक हो जाता है तो उसके नियंत्रण के लिए बैंकों से धन वापस लेता है। कौन लेता है? रिजर्व बैंक। तो आरबीआई जो धन वापस लेता है तो उसे जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, तो उसे कहते हैं
रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट में भी आरबीआई ने हाल ही में कटौती की है और उसमें भी सेम 0.40% की कमी की है। अब देखिए रेपो रेट तो पहले कितनी थी, तो रेपो रेट पहले थी 4.40%, तो 4.40% रेपो रेट थी, इसे घटाकर 4% किया गया है। जो रिवर्स रेपो रेट है वो पहले थी 3.75%, इसको कम करके 3.35% किया गया है। तो रिवर्स रेपो रेट में भी 0.40% की कमी की गई है और जो रेपो रेट है उसमें भी 0.40% की कमी की गई है। तो देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो देखिए हरियाणा गवर्नमेंट ने जो मौसमी इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू है उसकी रोकथाम के लिए ये टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है। हरियाणा की मैं बात करूं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और यहाँ के जो सीएम हैं वो मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल गवर्नर यहाँ के वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सक्रिय साइक्लोन जिसने दक्षिणी पूर्वी भारत को प्रभावित किया है। देखिए साइक्लोन उन चक्रवातों को कहते हैं जो हिंद महासागर में बनते हैं। हिंद महासागर में बनने वाले चक्रवातों को क्या कहते हैं? साइक्लोन। इसी प्रकार से जैसे प्रशांत महासागर में जो चक्रवात उठते हैं उनको टाइफून कहते हैं, अटलांटिक वाले को अलग नाम से हरिकेन, टोर्नेडो वगैरह इस हिसाब से। तो साइक्लोन कहाँ उठते हैं? हिंद महासागर में। तो अभी बंगाल की खाड़ी में एक निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हुआ जिससे ये चक्रवात या साइक्लोन विकसित हुआ। तो ये साइक्लोन जो विकसित हुआ है इसने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु इन राज्यों को बुरी तरह प्रभावित किया है। तो देखिए इस साइक्लोन का नाम क्या रखा गया है? तो इस साइक्लोन का नाम है अम्फान। अम्फान नाम का ये साइक्लोन है जो अभी चल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कालापानी क्षेत्र पर हाल ही में किस देश ने अपना अधिकार होने का दावा किया है? देखिए ये क्वेश्चन कालापानी क्षेत्र में आपको बता दूं ये उत्तराखंड रीजन में आता है। उत्तराखंड जो राज्य है उसके पास जो नेपाल का बॉर्डर है उसके बीच का क्षेत्र ये है, नेपाल बॉर्डर और उत्तराखंड के पास। तो नेपाल ने ये दावा किया है कि ये जो कालापानी क्षेत्र है ये हमारा है, लेकिन भारत का इस पर अधिकार है। भारत का इस पर अधिकार है। तो नेपाल ने किस आधार पर यह दावा किया है? तो ब्रिटिश भारत और जो नेपाल का उस टाइम पे राजा था 1816 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 1816 में देखिए एक संधि हुई थी, सुगोली की संधि। ये संधि की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि अंग्रेजों को तिब्बत और चाइना से व्यापार करने के लिए जो रास्ता चाहिए था वो नेपाल के थ्रू। तो नेपाल इसके लिए अलाउ नहीं कर रहा था। तो नेपाल से युद्ध होता है 1814 में और उस युद्ध का अंत होता है सुगोली की संधि के साथ। सुगोली नाम की जगह है तो उस जगह ये संधि हुई थी, इसलिए इसे सुगोली की संधि कहते हैं। तो सुगोली की संधि के अनुसार कालापानी जो क्षेत्र है उसका निर्धारण, वैसे तो पूरे बॉर्डर का ही निर्धारण सुगोली की संधि के आधार पर हुआ था, लेकिन कालापानी क्षेत्र पर नेपाल अपना अधिकार बताता है। देखिए जब ये सुगोली की संधि हुई तो इस संधि के आधार पर जो बॉर्डर डिसाइड हुआ वो नेपाल का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ उधर मेची नदी बहती थी, आज भी बहती है। उस मेची नदी के आधार पर और पश्चिमी जो हिस्सा है वो काली या महाकाली नदी के आधार पर, ठीक है। तो इन दो नदियों के आधार पर सीमाओं का निर्धारण हुआ। अब ये जो काली नदी है ये उत्तराखंड रीजन में बहती है, तो ये कालापानी क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये बॉर्डर बनाती है। तो इस काली नदी को
बॉर्डर बनाया गया था कि इस नदी के उधर का भाग जो पूर्वी हिस्सा है वो नेपाल का और पश्चिमी हिस्सा भारत का। लेकिन आप जानते हैं कोई भी नदी निकलती है तो वो छोटी छोटी धाराओं से जुड़कर एक बड़ी नदी बनती है। अब देखिए ये यहाँ पे जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे नेपाल क्लेम करता है, नेपाल क्लेम करता है यहाँ पे कि ये काली नदी यहाँ से निकलती है, जबकि भारत क्लेम करता है कि काली नदी यहाँ से निकलती है। तो ये जो बीच का क्षेत्र है ये काला पानी क्षेत्र है और इसी को लेकर विवाद है। तो ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो ये विवाद चल रहा है भारत और नेपाल के मध्य। तो भारत ने अभी एक रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था तो उसको लेकर नेपाल ने ऑब्जेक्शन उठाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने ऑर्डरमी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया? तो ऑर्डरमी नामक ई कॉमर्स ऐप ये ऑनलाइन जो मतलब कुछ भी सामान वगैरह ग्रोसरी वगैरह जो ऑर्डर का ये ऑनलाइन का सिस्टम स्टार्ट किया है। तो इसका जो ई कॉमर्स ऐप है ये लॉन्च किया है पतंजलि ने, जो बाबा रामदेव की कंपनी है पतंजलि, उसने ये ई कॉमर्स ऐप स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? देखिए विश्व कछुआ दिवस क्यों मनाया जाता है? तो कोई भी दिवस हो वो भले ही वो मनाया जाता है उसकी संरक्षण के लिए, जैसे कछुआ दिवस कछुओं के संरक्षण के लिए। तो ये मनाया गया है 23 मई 2020 को। 23 मई 2020 को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्यामलाजी भावे का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए श्यामलाजी भावे कर्नाटक से बिलोंग करती हैं और इनका अभी बेंगलोर में निधन हुआ है। तो ये एक शास्त्रीय संगीत गायिका थी, तो ये एक गायिका यानी सिंगर थी। तो हाल ही में श्यामलाजी भावे जिनका निधन हुआ है वो कर्नाटक से बिलोंग करती है और वो एक शास्त्रीय संगीत गायिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? देखिए अभी अभी आरबीआई ने 15,000 करोड़ का ऋण देने की घोषणा की है। उस बैंक का नाम है एक्जिम बैंक। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्जिम बैंक। अब मेरे कुछ दोस्त सोच रहे होंगे तो ये कौन सा बैंक है, मैंने तो इसका नाम ही नहीं सुना। तो देखिए बता देता हूँ मैं आपको। एक्जिम जो बैंक है, एक्जिम बैंक ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, यानी जो आयात और निर्यात होता है उसके अंतर्गत ये बैंक आता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी और ये भारत सरकार द्वारा अधिकृत बैंक है। तो 1 जनवरी 1982 को एक्जिम बैंक जिसकी स्थापना हुई उसको 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा आरबीआई ने की है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे और ये सेशन आपको पसंद भी आया होगा। तो हमारे इस चैनल को अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।